U plus PV, मतलब enthalpy of system is sum of its internal energy and energy that arises due to pressure and volume. ये इसका डेफिनेशन है, और डेफिनेशन से इम्पोर्टेंस का मीनिंग है तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी भी सिस्टम में एट कांस्टेंट प्रेशर कितना हीट के फॉर्म में एनर्जी है वो होता है उसका एंथैल्पी। ठीक है, बाद में हमने देखा था चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला, डेरिवेशन देखे थे, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, H2 माइनस H1, तो H2 होगा U2 प्लस PV2, H1 होगा U1 प्लस PV1, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है फाइनली डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, राइट, ये हम लोग कर चुके हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके, प्लस बाद में हमने बात किया था एंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन, प्लस फॉर रिएक्टेंट PV1 होता है N1RT बाय डिराइव इक्वेशन, एंड फॉर प्रोडक्ट अगर गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है तो सॉलिड लिक्विड होंगे तो उसको निगलेक्ट कर दें हम लोग, और फॉर गैसियस प्रोडक्ट PV2 इज इक्वल टू N2RT, तो हम यहाँ पे डाल देंगे वैल्यूज का, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, ये भी डेरिवेशन हमने कर चुके हैं, प्लस ये सब डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में आप अच्छे से देख लो। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, ठीक है, ये भी डेरिवेशन था। तो 1 2 right, okay, plus next thing we learn that work done in chemical reactions, when any chemical reaction takes place, work done is given by formula W is equal to minus delta NRT, तो is work done in chemical reaction। तो हमने ये सब फॉर्मूले देखे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, बराबर है। तो क्लास हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो क्लास आज हम लोग बात करेंगे एंथैल्पी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो क्लास एंथैल्पी चेंज मतलब क्या, एंथैल्पी चेंज, तो क्लास मेरे पास रिएक्शन है A प्लस B gives C प्लस D, ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ मोल स्मॉल भी वो लिख सकता हूँ, ठीक है, चलेगा। तो आपके पास जो टोटल आपके जो रिएक्टेंट A एंड B, उनके पास एनर्जी होगा हीट के फॉर्म में, लेट अस कॉल एनर्जी HR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब A का एंथैल्पी और B का एंथैल्पी मिला के एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंड C एंड D के पास एनर्जी होगा हीट के फॉर्म में एट कांस्टेंट प्रेशर, वो होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगला चेंज इन एंथैल्पी विल बी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, बेटर ये समेशन टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दैट गिव्स एंथैल्पी चेंज। तो क्लास अगर ये डेल्टा H आपको आता है नेगेटिव तो आप बोलते हैं रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बराबर है। अगर ये डेल्टा H आपको आता है पॉजिटिव तब बोलते हैं रिएक्शन एपी प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो क्लास में एज्यूम करो आपको ये आता है, फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो डेल्टा H इज अ चेंज इन एंथैल्पी, राइट। प्लस एंथैल्पी चेंज मतलब क्या होता है, सिस्टम कितना हीट लूज कर रहा है, ये वाला केस, या फिर कितना हीट गेन कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। So that is conveniently expressed in a thermodynamic property called as the enthalpy change delta H। एवरीवन मैं आगे बढ़ूं, बोलिए आप जल्दी से, हम लोग आगे फटाफट करते हैं, बहुत सिंपल डेरिवेशन डेफिनेशन का देखने हम लोग को। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लस आज हमें देखना है एंथैल्पी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो क्लास बहुत सारे डेफिनेशन है, उसमें से एक दो डेफिनेशन एग्जाम में कंपलसरी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखेंगे एंथैल्पी चेंज फॉर अ फिजिकल चेंज, एंथैल्पी ऑफ अ फिजिकल चेंज। एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज देखते हैं। तो क्लास समझो आपके पास 1 मोल सॉलिड है at given temperature and pressure, आपके पास 1 मोल सॉलिड है at given temperature and pressure, ओके। आपको उसको कंप्लीटली मेल्ट करके उसका 1 मोल लिक्विड बनाना है। 1 मोल सॉलिड को आपको 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मोल आइस है, प्लस 1 मोल आइस मतलब कितना ग्राम होता है आइस, यस समवन
मेरे पास 1 मोल आइस है, 1 मोल आइस इज हाउ मेनी ग्राम, तो ये आइस का क्यूब है 1 मोल आइस। आज कोई आंसर नहीं दे रहा, मेरा आवाज नहीं जा रहा क्या? 1 मोल आइस इज हाउ मेनी ग्राम, मेरा स्पीकर चालू है ना? हाँ चालू है, यस 18 ग्राम बराबर है, 1 मोल आइस इज 18 ग्राम, तो मेरा 18 ग्राम आइस है। ओके, प्लस आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओके, प्लस ये पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? 1 मोल वाटर, राइट, मतलब 18 ग्राम वाटर मिलेगा। हाँ, प्लस क्या होगा इस टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा बोलिए? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही है, बिकॉज हम लोग प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? यस, जब 1 मोल आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर वाटर कितना होगा? वेरी गुड, 0 डिग्री होगा, प्लस 0 डिग्री होगा, राइट। प्लस क्यों? क्योंकि जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता, हीट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज नहीं होता, राइट। बाद में एक बार पूरा आइस मेल्ट हो गया, फिर इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, पर जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता, आप जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो, अब जो भी हीट सप्लाई कर रहे हो, राइट, वो हीट किसके लिए होता है? टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, मतलब फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वो टेम्परेचर चेंज करने के लिए चेंज होगा, राइट। तो प्लस इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी, समझो आइस का एंथैल्पी कितना था, H1 या फिर HR, क्या H1 लिखते हैं, एंड अभी वाटर का एंथैल्पी कितना है, H2, तो प्लस व्हाट इज चेंज इन एंथैल्पी? डेल्टा H, राइट, इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ओके, एनीबॉडी कैन टेल मी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? डेल्टा H वैल्यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? यस, ये डेल्टा H का आंसर पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा? ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? असल में डेल्टा H पॉजिटिव आएगा मतलब एंडोथर्मिक है, नेगेटिव आएगा मतलब एक्सोथर्मिक है। प्लस क्या है ये प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक? यस, मैं रुकता हूँ। क्या जीरो आएगा? हाँ, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, राइट, प्रोसेस एंडोथर्मिक। प्लस क्यों? क्योंकि जब तक आइस हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा बाहर सराउंडिंग से, तब तक वो मेल्ट नहीं होगा, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा एच का आपको आंसर पॉजिटिव में आएगा। प्लस, तो जब 1 मोल आइस मेल्ट होता है, जब 1 मोल आइस मेल्ट होता है, राइट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, तो प्लस वहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आता है, दैट वैल्यू इज, आपको वैल्यू बाहर करना नहीं बिल्कुल, मुझे मालूम है सबको बता रहा मैं, तो वैल्यू इज 6.01 किलो जूल, अभी 1 मोल इसलिए पर मोल, ठीक है, 6.01 किलो जूल पर मोल। तो ना ये जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो किस लिए चेंज हुआ है? कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड। तो ना जब 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या होता है उसको? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉरी, we call it enthalpy change as enthalpy of fusion. We call it enthalpy change as enthalpy of fusion. तो क्लास, अगर आपके पास 1 मोल सॉलिड है, कितना सॉलिड है? 1 मोल सॉलिड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, उसको कन्वर्ट करना है 1 मोल लिक्विड में। तो क्लास सॉलिड का अपना एंथैल्पी होगा क्या? H1। जब लिक्विड में का उसका एंथैल्पी होगा H2। तो क्लास जो एंथैल्पी चेंज हुआ H2 माइनस H1, अब यहाँ पे इतना आंसर आया था हम लोग को 6.01, राइट। तो जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, दैट एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। प्लस केमिस्ट्री में फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, फिजिक्स में फ्यूजन अलग होता है। केमिस्ट्री फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग। बस यहाँ पे मेल्ट हो रहा है ना, आइस मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है। तो 1 मोल सॉलिड, अभी यहाँ पे मैंने आइस का एग्जांपल लिया, इन जनरल क्या होगा व्हेन 1 मोल सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है, क्लास एंथैल्पी चेंज मतलब क्या? हीट एब्जॉर्ब होना या फिर इवॉल्व होना। इस केस में क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। तो क्लास हम लोग सिर्फ चेंज बोलेंगे, एब्जॉर्ब इवॉल्व ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आपको डेल्टा एच की वैल्यू देख के पता चलेगा, पॉजिटिव है तो एब्जॉर्ब है, नेगेटिव तो इवॉल्व है। तो एंथैल्पी चेंज दैट accompanies enthalpy change that accompanies conversion of 1 mole of solid into liquid at constant temperature and pressure,
इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नहीं समझा अभी भी? तो आपके पास 1 मोल सॉलिड है, उसको आपको मेल्ट करके लिक्विड बनाना है, तो 1 मोल सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफर करने के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा? so that enthalpy change is called as the enthalpy of fusion। तो क्लास आइस, जब आइस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? 6.01 किलो जूल 6.01 किलो जूल एब्जॉर्ब करेगा, तो वो पूरा का पूरा लिक्विड में मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा। तो पूरे 1 मोल आइस को कंप्लीटली लिक्विड में ट्रांसफर करने के लिए आपको 6.01 किलो जूल हीट का जरूरत है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्लास दैट 6.01 इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो क्लास हम उसका सिंबल कैसे लिखते हैं? तो डेल्टा लिखते हैं, यहाँ पे बीच में लिखते हैं FUS, फ्यूज मतलब फ्यूजन, और आगे लिखते हैं H, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कितना आया इसका? 6.01 किलो जूल पर मोल। नहीं समझा अभी भी? क्लास बोलो जल्दी कुछ तो। आपको 1 मोल सॉलिड को क्या कन्वर्ट करना है? 1 मोल लिक्विड में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लास में आगे बढ़ने वाला हूं, उससे पहले आप बोलो हाँ या ना क्विकली। और डाउट है? अगर डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लो। हाँ, ये समझा तुम लोग को? तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो आपने ऊपर लिखा है ना सर, वो नहीं समझ में आया था सर। क्या ये नहीं समझे? डेल्टा डेल्टा एच इज इक्वल टू समीशन ऑफ एच पी, वो सर। समेशन मतलब रे, समेशन मतलब ये ए और ये बी, राइट? हाँ तो ए का एंथैल्पी है समझो 50, बी का है 30, 50 प्लस 30 कितना होता है? 80 ना। हाँ तो 80 मतलब हम लोग मैथ्स में टोटल को क्या लिखते हैं? समेशन लिखते हैं ना। हाँ हाँ तो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये क्या है? सी का एंथैल्पी समझो 20 है, डी का 50 है, 20 प्लस 50 70, राइट? तो टोटल, टोटल के लिए समेशन मतलब क्या? टोटल। तो इसका टोटल, रिएक्टेंट का टोटल एंड प्रोडक्ट का टोटल। तो व्हाट इज समेशन? एच मतलब समेशन ऑफ द टोटल एंथैल्पी ऑफ आर मतलब रिएक्टेंट, एंड समेशन एचपी मतलब टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स। समझा? अगर यहाँ पे दो, यहाँ पे 3 रिएक्टेंट होते तो ए का, बी का और सी का, राइट? ऐसा होता। तो हाँ जितने भी रिएक्टेंट उनका सबका टोटल एंथैल्पी इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और आपका जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनका सबका टोटल मिला के एंथैल्पी होगा समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स। ठीक है? तो हाँ टोटल सर। ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट क्या देखा तुम्हें? चेंज। चेंज इन एंथैल्पी। हाँ, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, नेगेटिव आ रहा है तो वो एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक। प्रोसेस है। ठीक है, गुड, समझा? हाँ सर। ओके। हाँ, प्लस होगा पहला एंथैल्पी ऑफ क्या हो गया? फ्यूजन। तो दूसरा फिजिकल प्रोसेस है। हाँ क्लास, फिजिकल प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, राइट? H2O ही है हमारे पास, सॉलिड स्टेट में भी H2 है, लिक्विड स्टेट में भी H2 है। तो क्या हो रहा है? उसका फेज चेंज हो रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, तो दूसरा एंथैल्पी है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, बस एक क्वेश्चन आपके लिए और है, फ्यूजन के अपोजिट को क्या बोलते हैं? फ्यूजन के अपोजिट को क्या बोलते हैं? अगर सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बनेगा तो हम उसको फ्यूजन बोलेंगे, राइट? और अगर लिक्विड सॉलिड बनेगा, नहीं, उसको फ्यूजन नहीं बोलते। वो फ्यूजन फ्यूजन वो फिजिक्स वाला अलग है। अगर लिक्विड ठंडा, अगर लिक्विड हम समझो मैं 18 ग्राम वाटर फ्रिज में रखता हूँ और वो आइस बनता है, तो उस प्रोसेस को लिक्विड बिकम सॉलिड तो हम लोग बोलते हैं, प्लस रोज सुनते हो, रोज सुनते हो आप, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड द प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रीजिंग। ठीक है? तो जब सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड तो उसमें जो डेल्टा एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। पर व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है? एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस। हाँ, प्लस नेक्स्ट थिंग देखो, हमारे पास 1 मोल लिक्विड है, इस बीकर में हमारे पास समझो 18 ग्राम वाटर है, 1 मोल लिक्विड है हमारे पास, 1 मोल लिक्विड, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? अपन है बॉइलिंग बड़ा बड़ा 100 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, प्लस 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, कंप्लीटली वेपर्स, 1 मोल वेपर, ये लिक्विड है, कन्वर्ट्स इनटू वेपर। तो क्लास अभी समझो लिक्विड का एंथैल्पी H1 है, वेपर का एंथैल्पी H2 है, राइट? तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ वेपर H2 माइनस एंथैल्पी ऑफ लिक्विड H1। तो क्लास इस एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं, एनीवन? उस एंथैल्पी को हम बोलते हैं
when the enthalpy change that accompanies conversion of 1 mole of liquid completely into vapor at constant temperature and pressure is called, बोलिए, enthalpy of vaporization. क्या बोलते हैं enthalpy of vaporization? तो क्लास डेल्टा बीच में VAP मतलब vaporization, ठीक है. The enthalpy change that accompanies conversion of 1 mole of the enthalpy change that accompanies conversion of 1 mole of liquid into what? 1 mole of vapor at constant temperature and pressure is called as the enthalpy of vaporization. बराबर. तो क्लास अपोजिट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? बोलो अपोजिट ऑफ वेपराइजेशन. अपोजिट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? क्या बोलेंगे अपोजिट? समझो 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ वेपर. उस चेंज में जो एंथैल्पी चेंज होता है इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है. पर जब 1 मोल ऑफ वेपर 1 मोल ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट होगा क्लास बोलते हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन. तो डेल्टा CONDH. तो क्लास सिंपली आस्क टू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. आप बोलोगे द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies conversion of 1 mole of liquid into vapor at constant temperature and pressure is called as the enthalpy of vaporization. क्लास कोई आपको बोलेगा डिफाइन एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन. आप बोलोगे एंथैल्पी चेंज दैट accompanies कंडेंसेशन ऑफ 1 mole of vapor into liquid at constant temperature and pressure is called the enthalpy of condensation. ठीक है. क्लास नेक्स्ट थिंग आपके लिए है, समझो मेरे पास 1 मोल, ये मेरे पास है 1 मोल कैम्फर. क्लास एक चीज और बता दो आपको, यहाँ पे वाटर 100 डिग्री पे था तो आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन समझो कुछ वैल्यू मिला, राइट? समझो मैं बताता हूँ आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको मिला समझो 40.07. मैं लिखता हूँ, चलो मैं ये बाद में बताता हूँ. समझो क्लास आपका आपके पास 1 मोल वाटर था, लिक्विड वाटर, एंड वो 1 मोल वाटर वेपर बन गया. ओके. तो क्लास समझो ये वाटर था टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. तो एंथैल्पी चेंजेस आपको आया 40.7 किलो जूल. ठीक है. मतलब आपको इतना हीट क्या करना पड़ा सिस्टम को एब्जॉर्ब करना पड़ा. प्लस साइन है ना, तब जाके 1 मोल वाटर 1 मोल वेपर बन गया. क्लास आपका वाटर 100 डिग्री पे था. क्लास अगर आपका वाटर 40 डिग्री पे होता, अगर आपके पास 1 मोल वाटर होता है 40 डिग्री, क्लास आपको ये डेल्टा एच वैल्यू सेम आता है नहीं आता? क्लास मैं क्वेश्चन ठीक से समझो. मेरे बीकर में जो वाटर था ये 100 डिग्री पे था, राइट? तो 1 मोल ऑफ वाटर कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो आपको एंथैल्पी चेंज 40 आया. तो क्लास अगर ये वाटर 40 डिग्री पे होता तो डेल्टा एच का वैल्यू सेम आता है नहीं आता? नहीं आता ना. ठीक है. कितना आता? ज़्यादा आता है कम आता? ज़्यादा आता है कम आता? वैल्यू शुड बी मोर और लेस. वैल्यू शुड बी मोर और लेस. डेल्टा एच का ज़्यादा आना चाहिए. वेरी गुड. मोर आना चाहिए. क्लास क्यों मोर आना चाहिए? तो क्लास अगर आपका वाटर 25 डिग्री पे है, सॉरी 100 डिग्री पे नहीं, आपका वाटर समझो 25 डिग्री पे है, तो आपको डेल्टा एच का वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए था क्लास. तो क्लास कितना है वैल्यू? वो वैल्यू है 44 किलो जूल. क्लास क्यों? क्यों? क्योंकि क्लास अगर वाटर 40 डिग्री पे है, अगर वाटर 40 डिग्री पे, राइट, तो उसको पहले 100 डिग्री पे लेके जाने के लिए आपको ये डिफरेंस है. कितना डिफरेंस है? आई थिंक 3.3 का जो डिफरेंस है उतना हीट आपको क्या करना पड़ेगा 40 से 100 पे लेके जाने के लिए लगेगा. और बाद में वाटर 100 पे कंटिन्यू बॉयल होता रहेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये थोड़ा ज़्यादा हीट क्यों लग रहा है? जब वाटर 100 पे है, तो वो सीधा बॉयल होता है, राइट? सीधा वाटर का सीधा वेपर ही बनता रहता है. जब 100 पे वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर लिक्विड 100 डिग्री पे वेपर बनना शुरू हो जाता है. अगला अगर वाटर 40 पे है तो इसको आपको 100 पे लेके जाना पड़ेगा. तो 100 पे लेके जाने के आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, राइट? इसलिए 44 यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है. तो क्लास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आप जब बोलते हो या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आप जब बोलते हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा एट व्हाट टेंपरेचर यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? क्योंकि अलग अलग टेंपरेचर पे वैल्यू अलग अलग होता है. ओके. आपको कंफ्यूज किया मैंने या ये समझा आपको? ठीक है. हाँ क्लास नेक्स्ट इज समझो हमारे पास एक वेसल में 1 मोल कैम्फर है.
कैंफर आपको मालूम है, प्लस कैंफर सॉलिड होता है। हाँ, प्लस कैंफर अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो प्लस वो लिक्विड बनता है नहीं बनता? कैंफर अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो लिक्विड बनता है नहीं बनता? नहीं बनता। प्लस वो डायरेक्ट क्या बन जाता है? डायरेक्ट वेपर बन जाता है, राइट। तो कैंफर कभी सॉलिड से लिक्विड, बाद में लिक्विड से वेपर नहीं बनता, कैंफर सीधा सॉलिड से वेपर स्टेट में जाता है। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड बिकम 1 मोल ऑफ वेपर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, एनीबॉडी, इस प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज होगा, दैट एंथैल्पी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये सिंबल है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी चेंज दैट accompanies conversion of 1 mole of solid directly into its vapor, enthalpy change that convert the enthalpy change that accompanies conversion of 1 mole of solid directly into its vapor at constant temperature and pressure is called the enthalpy of sublimation. तो क्लास, जब आपके लिए अभी सिंपल क्वेश्चन है, जब सॉलिड लिक्विड बनता है, 1 मोल सॉलिड, जब 1 मोल लिक्विड बनता है, राइट, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बराबर है। ओके, जब 1 मोल लिक्विड 1 मोल वेपर बनता है तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बराबर है। तो अगर सॉलिड डायरेक्ट वेपर बन गया तो उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो क्लास क्या मैं बोल सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लास के ऊपर एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्लास इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization। क्लास सिंपल लॉजिक है, solid to liquid process is fusion, liquid to vapor process is vaporization, and solid to vapor process is sublimation। तो enthalpy of sublimation is enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization। तो enthalpy of sublimation is always equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of वेपराइजेशन। तो क्लास ठीक है। तो क्लास दीज आर एंथैल्पी चेंज इन अ फिजिकल प्रोसेस। तो क्लास हमने कितना एंथैल्पी देखा, सॉलिड टू लिक्विड, बोलिए सॉलिड टू लिक्विड क्विकली, सॉलिड टू लिक्विड 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड। क्लास सबका डेफिनेशन एक ही है, आपको सिर्फ प्रोसेस का नाम होना चाहिए, एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगा। द एंथैल्पी चेंज accompanies conversion of 1 mole of solid into 1 mole of liquid at constant temperature and pressure is called enthalpy of fusion। क्लास उल्टा करो, enthalpy change accompanies conversion of 1 mole of liquid into 1 mole of solid at constant temperature and pressure, ठीक है, बताता हूँ। हाँ, तो enthalpy change accompanies conversion of 1 mole of liquid into 1 mole of solid at constant temperature and pressure is called the enthalpy of freezing। Enthalpy change that accompanies conversion of 1 mole of liquid into 1 mole of vapor at constant temperature and pressure is called as enthalpy of vaporization। Enthalpy change accompanies conversion of 1 mole of vapor into 1 mole of liquid is called as enthalpy of condensation। Enthalpy change accompanies conversion of 1 mole of solid directly into vapor at constant temperature and pressure is called as enthalpy of sublimation। हाँ, क्लास सब्लिमेशन, हाँ अभी किसने क्वेश्चन पूछा, सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर बनता है, राइट। तो क्लास अगर आपको थियोरेटिकली वैल्यू फाइंड करना है कि देखो अभी जो चीज वेपर सीधा कैंफर सीधा वेपर बनता है वो लिक्विड नहीं बनता, तो क्लास आपको पता करना है कैंफर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, कैंफर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए। तो फ्यूजन आपको मालूम ही नहीं है, तो क्लास हम लोग इसका हेल्प इनडायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ्यूजन मालूम है, आपको सब्लिमेशन मालूम है, आप वेपराइजेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, तो बॉइलिंग पॉइंट नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको फाइंड करना है कैंफर का, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो लिक्विड बनता ही नहीं। तो आपको ये वैल्यू मालूम होगा, आपको ये वैल्यू मालूम होगा, तो हम लोग थियोरेटिकली इसका मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं वेपराइजेशन में। तो इट्स ओनली थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली कैंफर लिक्विड नहीं बनता, ठीक है। तो उसका मेल्टिंग सॉरी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए था, हम लोग ये इक्वेशन लेके फाइंड कर सकते हैं। दिस इज डन। ओके, तो अगर ये हो गया तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एंथैल्पीज। आगे हमें जो सीख रहा है दैट इज, और फिजिकल चेंजेस हो गया पूरा, अभी आगे के चेंजेस देखते हैं। तो क्लास समझो हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है,
है, मैं बताता हूँ आपके समझो आपके पास। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एंथैल्पीज ऑफ मॉलिक्यूलर चेंजेस। तो अगला सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, समझो मेरे पास 1 मोल सोडियम है, एनीबॉडी 1 मोल सोडियम कितना ग्राम होता है? एनीबॉडी 1 मोल सोडियम हाउ मेनी ग्राम? 23 ग्राम, वेरी गुड। 1 मोल सोडियम मतलब मेरे पास 23 ग्राम सोडियम है। अगला सोडियम इज मेटल, बराबर है, सोडियम मेटल है, तो इट इज सॉलिड। तो क्लास इसमें सोडियम के कितने एटम्स हैं? इसमें सोडियम के कितने एटम्स है? 6.022 into 10 raised to 23 atoms, right? 1 mole of substance is equal to, अब ये तो नंबर बड़ा था, तो 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 raised to 23 atoms, ठीक है। तो पहले सोडियम सॉलिड है, राइट? तो आपको उसको हीट करके पहले लिक्विड बनाना है। क्लास बोलिए प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? पहले आपको इसको हीट करके लिक्विड बनाना है, प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्यूजन, वेरी गुड, बराबर है। तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो बाद में सोडियम लिक्विड है, उसको आपको वेपर बनाना है, उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेरी गुड, ठीक है। तो क्लास हम लोग जो एंथैल्पी डिफाइन करने जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? गैसियस एटम्स होने चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? गैसियस एटम्स। तो मेरे पास सोडियम सॉलिड था, तो मैंने क्या किया, उसको पहले गैसियस बना दिया। तो क्लास आपके पास गैसियस एटम्स नहीं होंगे, आप ये डिफाइन नहीं कर पाओगे ये प्रॉपर्टी। तो आपको इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, और वो भी एटॉमिक स्टेट में। क्लास अगर मेरे पास Cl2 होता तो मुझे इसको Cl डैश Cl बॉन्ड को ऐसा तोड़ना पड़ता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिले, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिले, तो मुझे क्लोन का क्या मिले? गैसियस एटम मिले। तो आपके पास गैसियस एटम होने चाहिए, मॉलिक्यूल में नहीं चलेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए? गैसियस एटम है आपके पास, गैसियस एटम्स। हाँ, तो क्लास मेरे पास अभी सोडियम के कितने एटम्स है गैसियस स्टेट में? मेरे पास सोडियम के गैसियस स्टेट में 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स, राइट? अभी क्या करो, हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, हर एक एटम से, और उसको क्या बना दो? कटायन बना दो। तो बस आपने एक सोडियम से निकाला, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, ऐसे आपको कितने एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है? 6.022 into 10 raised to 23 एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्लास इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगा हीट के फॉर्म में, या इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, एनीबॉडी क्या बोलना चाहिए एंथैल्पी को? आपने सीखा है लास्ट ईयर बहुत डिटेल में, चैप्टर का नाम था पीरियोडिक टेबल। द एंथैल्पी चेंज accompanies conversion of enthalpy change that accompanies removal of one electron each from the atom is called as the क्या प्रोसेस को? आयनाइजेशन, बराबर है, क्या प्रोसेस को? आयनाइजेशन। क्लास दिस एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, डेल्टा INH, ये सिंबल है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का, बीच में आयन लिखते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन का? द एंथैल्पी चेंज, हाँ क्लास आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन रॉन्ग लिखा है आयनाइजेशन का, थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, नया टेक्स्ट बुक में। द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies the removal of an electron from each atom or ion in 1 mole of gaseous atoms or ions is called enthalpy of ionization। तो क्लास अगर मेरे पास Mg होता, कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। क्लास नहीं होता, मैग्नीशियम मेटल होता है, तो क्या करो, उसको पहले गैसियस बना दो, बना दिया, ओके। प्लस कितने एटम हो गए मैग्नीशियम के? 6.022 into 10 raised to 23, बराबर है। अभी क्या करो, हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो, हर एक एटम से, तो क्या होगा? Mg प्लस बनेगा, राइट? हर एक एटम Mg प्लस बनेगा। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, एनीबॉडी वी कॉल्ड इट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अगला इसका हम लोग 1, एनीबॉडी नो 1 मतलब? 1 मतलब व्हाट मीनिंग ऑफ 1? नहीं, हाँ 1 मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्लास पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है हर एक एटम से टोटल, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्लास अभी आपके पास Mg के कितने आयन्स हैं? Mg प्लस के कितने आयन्स हैं आपके पास? 6.022 into 10 raised to 23, क्योंकि आपने हर एक Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और उसको Mg प्लस बना दिया, तो आपके पास Mg प्लस के इतने आयन्स है। क्लास अभी क्या करो, सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकालो, अभी क्या बन जाएगा बोलो? अभी हर एक Mg प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, क्या बनेगा? Mg
टू प्लस बनेगा, राइट। अगर mg का प्लस का एक लिखना तो mg टू प्लस बनेगा। तो क्लास अब क्या था, mg प्लस के कितना आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्लास अब क्या, आपके पास इतने एटम्स थे, हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपके पास वो कितने mg प्लस आयन बन गए, उनसे अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला सबसे, तो mg प्लस टू आयन बन गए, राइट। बराबर है। क्या बन गया, mg प्लस टू आयन बन गया क्लास। तो एक मोल आयंस को, mg प्लस का एक मोल आयन के आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसमें जो एनर्जी लगेगा, यानी बड़ी क्या बोलेंगे इस एनर्जी को, क्या बोलेंगे इसको, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या लेंगे इसको, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपके पास 1 मोल आइटम्स है, सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो कटायन बनेंगे, तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लास अभी आपके पास 1 मोल कटायन से उससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालो तो कटायन की ओर +2 चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लास तीसरा निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन, राइट। अगला याद रखो, फर्स्ट से सेकंड हमेशा ज्यादा होता है, सेकंड से थर्ड हमेशा ज्यादा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी डिफिकल्ट होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड होता है, सेकंड से ज्यादा थर्ड होता है, राइट एवरीवन। So this is ionization enthalpy. Any doubt here? कुछ पूछना है आपको? थोड़ा डेफिनेशन ionization enthalpy टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन आपके थोड़ा मिस्टेक है। ionization enthalpy करेक्ट करके बोलेंगे तो the enthalpy change that accompanies the removal of electron each, removal of electron from each atom, ये atom है राइट, और ion बराबर है in 1 mole of gaseous atoms, in 1 mole of gaseous atoms or 1 mole of gaseous ions at constant temperature and pressure is called as the ionization enthalpy. प्लस ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, ये हम बहुत डिटेल में सीख चुके हैं लास्ट ईयर, पूरा पीरियड ट्वेल्थ आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बार आया रहेगा आपको, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो। ऑप्शन में रखा तो कुछ नहीं आएगा। ओके क्लास में 1 मिनट रुकता हूँ प्लीज, आपके पास जो भी डाउट्स है पूछ लो। तो क्लास कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल चीज़ है, आपके पास 1 मोल गैसियस आइटम्स है। क्लास गैसियस नहीं तो पहले उनको गैसियस बना दो, नहीं तो डिफरेंस को माना मीनिंग नहीं है। तो आपके पास 1 मोल गैसियस आइटम्स है, हर एक आइटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हर एक आइटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आइटम के ओर +1 चार्ज आ जाएगा और उसका कटायन बन जाएगा। तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, और उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपके पास कटायन का +1 चार्ज है, आप उसका एक इलेक्ट्रॉन और निकालो सबका, तो सब कटायन का +2 चार्ज आ जाएगा, तो आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया हर एक एटम से, तो वो हो गया उसका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। गॉट इट, गुड। प्लस नेक्स्ट एंथैल्पी चेंजेस, प्लस समझो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, प्लस क्लोरीन सॉलिड लिक्विड या गैस है, क्लोरीन इज गैस राइट। ओके तो क्लास मैंने क्या किया, क्लोरीन को, एक क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये और ये राइट, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लास क्या किया हम लोगों ने, वी कैरिड होमोलिटिक फ्यूजन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो आपको क्या, आपके पास क्या बन गए, 2 क्लोरीन आइटम राइट। कोई चार्ज आएगा इसके ऊपर, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो ब्रेकिंग हुआ है सिमेट्रिक ब्रेकिंग हुआ है। तो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो आपके पास 2 क्लोरीन के आइटम है। बता रहे कौन सा स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ओके तो क्लास आपको क्या करना, अभी आपको क्लोरीन के आइटम लेने कितने, 1 मोल ऑफ क्लोरीन आइटम्स। मतलब मॉलिक्यूल नहीं चलेंगे, आपको 1 मोल क्लोरीन आइटम्स लेने हैं जो गैसियस स्टेट में, और क्या करना है, Cl एटॉमिक नंबर कितना है 17, 2,8,7। तो क्लास इस क्लोरीन के आइटम को एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना है आपको बाहर से। तो आप क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करो तो क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा राइट। तो क्लास इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, आपके पास क्या है, 1 मोल ऑफ गैसियस आइटम्स है, हर एक आइटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो। आपके पास एक आइटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, हर एक आइटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो। आपके पास कितने आइटम्स है, आपके पास है 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ क्लोरीन है। और आपके जितने भी आइटम्स है, हर एक आइटम में आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है, एनीबॉडी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। प्लस का सिंबल होता है डेल्टा ई जी,
E मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, Eg. This is electron gain enthalpy. So class, whole definition. The enthalpy change that accompanies addition of one electron each. The enthalpy change that accompanies addition of one electron each in 1 mole of gaseous atoms to form gaseous anion at constant temperature and pressure is called as the enthalpy of, is called as the electron gain enthalpy. समझे लोगों? Is called as the electron gain enthalpy. Any doubt here? बॉन्ड एंथैल्पी, रुको, बॉन्ड एंथैल्पी अलग है प्लस बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड है, क्वेश्चन, यहाँ पे कोई बॉन्ड है? आपके पास क्लोरीन का एक एटम है, एक एटम में कितने बॉन्ड होता है? एक बॉन्ड कितने एटम के बीच में होता है? बॉन्ड 2 एटम के बीच में होता है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे क्लोरीन का एक सिंगल एटम है, तो यहाँ पे बॉन्ड का कोई रिलेशन ही नहीं, बराबर है? यहाँ पे सर जो आपने सर, हाँ बोलो, जो आपने ऊपर वहाँ पे दिखाया था क्लोरीन का मॉलिक्यूल, वो तो वो मॉलिक्यूल नहीं चलेगा आपका, आपको डिफाइन करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उसको पहले क्लोरीन के एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगा उसको काउंट नहीं, उसको इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगेगा, राइट? ये हाँ। तो अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगेगा तो वो एनर्जी इसमें ऐड ना हो, इसलिए हमने क्या किया, बॉन्ड को तोड़ के पहले एटम बना के दिए, फिर हम उन एटम की बात कर रहे हैं, फिर ये बॉन्ड की एनर्जी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, तुम डायरेक्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करोगे तो ये बॉन्ड की एनर्जी भी बीच में आ जाएगा, इंटरफेयर करेगा, तो बॉन्ड की एनर्जी इंटरफेयर ना करे, इसलिए तुम्हें क्या करना है, इसको पहले बॉन्ड तोड़ के सब क्लोरीन एटम बना के रखना है पहले, तो तुम्हें तब बात करना है एटम में कन्वर्ट बनाना है, बना। हाँ, और जब तुम्हारे पास क्लोरीन के सब आइटम्स होंगे तब तुम्हें डिफरेंस की बात करनी है। अच्छा, समझा? तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो कांसेप्ट, किसके लिए एप्लीकेबल? क्लोरीन के एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो व्हेन आई से आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपके पास क्या होने चाहिए? एटम्स होने चाहिए, और कौन से स्टेट में होने चाहिए? कौन से स्टेट में होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए। हाँ हाँ, तो आपको वो रेडीमेड, आपके पास वो रेडी होना चाहिए एटम्स गैसियस स्टेट में, नहीं है तो उसको बना दो कैसे भी, और बाद में बात करो किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। क्लियर है अभी? थैंक यू सर। ओके गुड। हाँ हाँ, क्लास नेक्स्ट एंथैल्पी है, क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ATO, एंथैल्पी एटोमाइजेशन। ये एंथैल्पी डिफाइन करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस एप्लीकेबल है। सबसे पहले आपका जो कंपाउंड है वो कोवैलेंट होना चाहिए, मतलब उसके सब बॉन्ड कोवैलेंट होने चाहिए, ठीक है? आप जो भी कंपाउंड की बात कर रहे हो उसके पास सब, उसके जो भी जितने बॉन्ड है उस कंपाउंड में, वो सब बॉन्ड क्या होने चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए, सबके सब बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए। ये सुना आप लोगों ने? ऑल बॉन्ड्स मस्ट बी कोवैलेंट बॉन्ड, पहला पॉइंट। ओके, तो दूसरा, वो कंपाउंड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, ऑल मैं कंडीशन लिखता हूँ। इफ यू वांट टू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या था? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में आपके पास एटम्स होने चाहिए गैसियस स्टेट में, एटम्स ही होने चाहिए, मॉलिक्यूल भी नहीं चलेगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन में भी आपके पास एटम्स ही होने चाहिए, वो भी कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो इसको डिफाइन करते हुए कंडीशन क्या है? आपके पास मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है? तो मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल बॉन्ड्स आर कोवैलेंट, सबके सब बॉन्ड कोवैलेंट होने चाहिए, all bonds are covalent, right? And दूसरा, all those molecules must be gaseous। तो क्लास में एग्जांपल लेता हूँ आपको, यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ। समझो मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड, राइट? मिथाइल क्लोराइड कैसे लिखूंगा मैं? CH और यहाँ पे Cl है, बराबर? तो if I take 1 mole of methyl chloride, अब ये gaseous molecule, methyl chloride is gaseous। if I have 1 mole of methyl chloride, मतलब मेरे पास कितने molecules है methyl chloride के? 6.022 into 10⁻23 molecules, राइट? methyl chloride के, और वो भी gaseous state में। तो मेरे पास ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसे कितने मॉलिक्यूल है? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है इसके मिथाइल क्लोराइड के। मुझे तो एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स है? एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स है? 1 2 3 4, राइट?
तो आपको क्या करना है, सब बॉन्ड तोड़ना है। कैसे? बाय होमोलिटिक फिशन। व्हाट इज होमोलिटिक फिशन? यहाँ पे बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। जब बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिलना चाहिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलना चाहिए, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, ये बॉन्ड तो जब टूटेगा और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो क्लास, तो आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड होमोलिटिक फिशन। तो क्लास अगर आपके एक्स एंड वाई के बीच में बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर वाई लेके जाता है तो एक्स बिकम प्लस एंड वाई बिकम माइनस। प्लस क्या बोलते हैं हम लोग? हेटेरोलिटिक फिशन, राइट। प्लस एक्स और वाई के बीच में जब बॉन्ड है तो जब दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स को मिलता है, एक तो अगर वाई को मिलता है, तो इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। सुना है अपने को? नहीं ये सब होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? मैं एज्यूम करो आपने सीखा ही है होमोलिटिक फिशन। क्लास रिप्लाई दो कि आपको होमोलिटिक फिशन मालूम है। ओके तो क्लास आपके पास एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, राइट। एक मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड है। तो क्लास आपको हर एक बॉन्ड तोड़ना है बाय होमोलिटिक फिशन। तो क्लास अगर आप हर एक एटम के 4 बॉन्ड तोड़ते जाओगे, राइट, तो आप टोटल कितने बॉन्ड तोड़ रहे हो? तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, राइट। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है तो 6.022 1023 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? इनटू 4 एटम बॉन्ड होंगे, राइट। इनटू 4 इतने बॉन्ड होंगे आपके पास टोटल सब मिला के। एग्री? एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, 2 में 4 टू द 8, 3 में 4 टू द 12, 4 में 4 4 द 16, तो 1 मोल में 4 इंटू 6.022 1023 आपके पास बॉन्ड है यहाँ पे टोटल। आपको सबके सब बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड को भी नहीं छोड़ना, सब बॉन्ड तोड़ना है। तो आपको मिलेगा क्या? एनीबॉडी? क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा कार्बन। कौन से? ये सब गैसेस है, राइट। तो आपको मिलेगा कार्बन कौन से सेट में? गैसियस सेट में। आपको मिलेगा कितना? 3 हाइड्रोजन कौन से सेट में? गैसियस सेट में। और आपको क्या मिलेगा? एक क्लोरीन कौन से? सॉरी क्लोरीन Cl चार्ज नहीं है उसके बाद कोई, क्लोरीन कौन से गैसियस सेट में। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, डेल्टा ATO H, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एनीबॉडी? तो आपके पास क्या है बोलो? सबसे पहले आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल्स है, उसमें सबके सब बॉन्ड कौन सा है? उसमें सबके सब बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड्स है। आपको क्या करना है? उस मॉलिक्यूल के सब बॉन्ड तोड़ना है। एक मॉलिक्यूल के सब, हर एक मॉलिक्यूल के सब बॉन्ड तोड़ना है। आपके पास मॉलिक्यूल है कितने? आपके पास इतने मॉलिक्यूल है 6.022 10⁻20 जितने मॉलिक्यूल है, और आपके जितने मॉलिक्यूल है उसके जितने भी मॉलिक्यूल के सबके सब बॉन्ड तोड़ दो। उसमें 4 बॉन्ड है तो ये जितने बॉन्ड होंगे उसके अंदर सबको तोड़ दो। और प्लस ये सब बॉन्ड तोड़ने में जो एंथैल्पी चेंज होगा, दैट एंथैल्पी चेंज विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। जितना हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, तो हीट एब्जॉर्ब ही होगा ना, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट क्या करना पड़ेगा? सप्लाई करना पड़ेगा। प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा ये। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, दैट एंथैल्पी विल बी कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। प्लस आपको समझाइए तो डेफिनेशन क्या होना चाहिए? द एंथैल्पी चेंज accompanying dissociation of all the molecules in 1 mole of gaseous phase substance into gaseous atoms at constant temperature and pressure is called as enthalpy of atomization। तो आपके पास क्या है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कौन से फेस में? गैसियस फेस में। आपको क्या करना है? आपके पास हर एक मॉलिक्यूल के सब बॉन्ड तोड़ना है। आपके जितने मॉलिक्यूल है उसमें जितने मॉलिक्यूल सबके सब बॉन्ड तोड़ना है। कौन से प्रोसेस से? होमोलिसिस से। तो इतने सब बॉन्ड तोड़ने के प्रोसेस में जितना एनर्जी रिलीज होता है, सॉरी जितना एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, दैट एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। मतलब सब बॉन्ड टूटेंगे तो बनेंगे क्या? गैसियस एटम से बनेंगे ना, गैसियस एटम से बनेंगे, तो ये कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है ये, एक्चुअली मैं इसको डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मिनट, तो बस मैंने आपको दिया था एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड का। प्लस ये थोड़ा डिफिकल्ट है अभी आगे वाला, बॉन्ड एंथैल्पी। नहीं समझा मुझे बोल दो, मैं इसको एक बार वापस इसमें करूंगा। तो मेरे पास अभी मिथाइल क्लोराइड, वापस सेम एग्जांपल लेता हूँ, CH राइट। तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके? 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, राइट।
तब कौन सा बॉन्ड है दिखे बिना क्या कर रहा है, सब बॉन्ड, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड सब बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और सब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा अब उस एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है। तो क्लास यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड है बताओ, यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड है, कितने टाइप के बॉन्ड है, यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड है, कौन सा, एक सी डैश एच बॉन्ड है और दूसरा सी डैश सी एल बॉन्ड है। एग्री? आप चेक करो, यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड है, एक सी डैश एच बॉन्ड है और एक सी डैश सी एल बॉन्ड है। एवरीवन हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप का बॉन्ड सी डैश एच है, एक टाइप का बॉन्ड सी डैश सी एल है। ओके, प्लस अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है सिर्फ सी डैश सी एल, ओके, मेरे पास मुझे तो ये कितने मोल बॉन्ड है मेरे पास, कितने मोल बॉन्ड होंगे मेरे पास सी डैश सी एल के, अगर मेरे पास ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास अगर ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास सी डैश सी एल बॉन्ड तो एक मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है, तो 1 मोल में भी एक ही मोल बॉन्ड होंगे सी डैश सी एल। तो ये सिर्फ ये सब बॉन्ड मेरे पास ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखा है, तो अपने एक बॉन्ड इसका तोड़ा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल लेके उसका एक बॉन्ड तोड़ा, तीसरा लेके इसका तोड़ा, अपने कितने मॉलिक्यूल में से बॉन्ड तोड़ा, 6.022 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल से अपने ये एक एक बॉन्ड तोड़ लगे। तो उस वो एक मोल बॉन्ड तोड़ने का आपको जो भी एनर्जी लगा, आई कॉल दैट एज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, या फिर बॉन्ड, दो नाम है, बॉन्ड एंथैल्पी या फिर इसको बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सी एल बॉन्ड। ठीक है, तो एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड तोड़ने के लिए जो नहीं लगता है हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्डेशन एंथैल्पी का। अभी यहाँ पे देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। प्लस अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, कौन सा, CH3Cl, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूँ, राइट, ये बॉन्ड तोड़ता हूँ, तो प्लस जो एनर्जी लगेगा वो एनर्जी होगा डेल्टा H1। एक बॉन्ड ये तोड़ता हूँ एक मॉलिक्यूल में, तो एनर्जी लगेगा डेल्टा H1। प्लस जब मैं दूसरा ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो प्लस मुझे सेम एनर्जी लगेगा, डिफरेंट, मुझे एनर्जी सेम लगेगा डिफरेंट लगेगा। बोलो, ये बॉन्ड तोड़ चुका हूँ मैं, फिर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना है, आई रिक्वायर सेम एनर्जी और डिफरेंट एनर्जी, पक्का डिफरेंट लगेगा। प्लस ये बॉन्ड भी CH बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी CH बॉन्ड है, फिर भी डिफरेंट एनर्जी लगेगा। हाँ वेरी गुड। प्लस क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के बाद ये मॉलिक्यूल का एनवायरनमेंट पूरा चेंज होगा। अभी यहाँ पे H नहीं है, तो आपको मालूम है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस है माइनस है, बहुत सारे इफेक्ट है केमिस्ट्री में, तो सब इफेक्ट चेंज हो जाएंगे। तो अभी दूसरा बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको सेम एनर्जी नहीं लगेगा। तो क्लास आप जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो क्लास आपने क्या किया पहले देखो, एक मिनट सॉरी मैं आराम से बोलता हूँ, आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स है, तो अपने हर एक मॉलिक्यूल से ये एक बॉन्ड तोड़ दिया, पहला ये बॉन्ड तोड़ दिया, राइट। तो आपने कितने बॉन्ड तोड़े टोटल, 6.022 10⁻23 इतने बॉन्ड तोड़े, CH बॉन्ड, आपको एनर्जी लगा डेल्टा H1। ओके, प्लस अभी ये बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हर एक स्टेप में। तो CHHCl, आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो आपको H मिला प्लस HCCl H, राइट। तो आपको ये बॉन्ड तोड़ने के लिए 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगा समझो डेल्टा H1। हाँ, मतलब आपके पास ये है क्या, HCHCl, मतलब अभी आप ये सब बॉन्ड तोड़ दोगे, आपके पास कितने, ये कितने थे आपके पास, 6.022 10⁻23, तो अपने सबका एक एक बॉन्ड तोड़ के आप, जब आपके पास अभी क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 ये वाले मॉलिक्यूल्स है। ओके, प्लस अभी क्या करोगे आप, हर एक से ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो, CCl और H, क्योंकि ये बॉन्ड टूट चुका है, प्लस H, आपको यहाँ पे एनर्जी का डेल्टा H2, राइट। ओके, प्लस अभी ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए सेम एनर्जी लगेगा डिफरेंट लगेगा, जितना यहाँ पे लगेगा था लगा था उतना यहाँ पे लगेगा डिफरेंट लगेगा। आपको अब ये बॉन्ड तोड़ना है तो आपको मिलेगा CCl प्लस H, तो यहाँ पे भी एनर्जी लगेगा समझो कितना लगेगा डेल्टा H3। तो मतलब बॉन्ड सेम ही तोड़ रहे हैं, कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, हर केस में CH बॉन्ड ही तोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी CH बॉन्ड तोड़ा आपने, यहाँ पे भी CH बॉन्ड तोड़ा और यहाँ पे भी CH बॉन्ड तोड़ा, राइट। तो तीनों केस में आपको वाला एनर्जी अलग था। तो क्लास अगर मुझे इस मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 करके उसको मैं 3 से
डिवाइड करूंगा तो जो मुझे एनर्जी मिलेगा आई कॉल एज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ विच बॉन्ड C-H बॉन्ड। तो क्लास एक मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एक मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा सेम बॉन्ड्स है, देखो CCl बॉन्ड तो एक ही था पर इसमें CH बॉन्ड 3 थे, तो क्या करोगे, आपको हर एक बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो वैल्यू फाइंड करो और आपको सब तीनों बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगा उनका एवरेज लो, तो दैट विल बी द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। बराबर है? हाँ या ना? तो क्लास क्या डिफरेंस है एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी में? तो एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन में आपके पास एक मोल मॉलिक्यूल्स है, आपको सब बॉन्ड तोड़ना है, देखना नहीं कौन सा बॉन्ड है, सबके सब बॉन्ड तोड़ना है, तो सबके सब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो नहीं लगेगा दैट इज एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन, राइट? व्हाट विल बी बॉन्ड एंथैल्पी? तो आपको वन मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ही बॉन्ड तोड़ना है, मुझे अगर CCl बॉन्ड, मुझे सिर्फ CCl बॉन्ड ही तोड़ना है, तो वन मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए जो नहीं लगा दैट विल बी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड। क्लास अगर मुझे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड फाइंड करना है तो प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास तीन तीन CH बॉन्ड है, तो क्या करूंगा मैं तीनों CH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करूंगा और उसका एवरेज लूंगा, so that will be the average bond enthalpy of CH bond. Are you clear? क्लास बोलो कुछ, तो ज्यादा फास्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है? क्लास ये ऑनलाइन लेक्चर है, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट सेम थिंग। ये क्लियर है सब लोग को? गुड। तो क्लास दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी एंड वो प्रीवियस वाला क्या था आपका? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। गुड, वेरी गुड, आपको समझ रहा है? हाँ क्लास में नेक्स्ट थिंग, क्लास नेक्स्ट थिंग अभी क्या होता है क्लास? मैंने अभी क्या बोला था आपको, व्हेन यू डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी, व्हेन यू डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन, व्हेन यू डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, अगला एक क्वेश्चन है बिफोर आई प्रोसीड। तो मेरे पास अगर Cl2 मॉलिक्यूल है, राइट, उसका बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करता हूं मैं और उसका एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन फाइंड करता हूं, दोनों वैल्यू सेम होगा डिफरेंट होगा? Cl2 का मैं ये मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल लो कोवलेंट बॉन्ड है, उसका बॉन्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा ना क्लास, क्यों? क्योंकि Cl2 में एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड, तो क्लास एक ही तो बॉन्ड तोड़ना है। बराबर है? तो क्लास ये याद रखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन आर सेम, क्योंकि इसमें कोई अलग अलग करके बॉन्ड ही नहीं, तो एक ही बॉन्ड है, टाइप भी एक से ज्यादा बॉन्ड भी नहीं है, तो बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज सेम। ओके क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास अगर कंपाउंड आयनिक होगा, समझो फॉर एग्जांपल NaCl, तो क्लास आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन का कंसेप्ट यूज नहीं करते कंपाउंड अगर आयनिक होगा तो, ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड नहीं होते। प्लस आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड अनायंस। तो क्लास अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl है, क्या है मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl मतलब 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। प्लस किसी को 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर अगर याद है तो मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को और क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज, प्लस मैं बोलता हूँ मीथेन मॉलिक्यूल CH4, राइट, इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि सब बॉन्ड कोवेलेंट है, पर आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को हम लोग जनरली मॉलिक्यूल नहीं बोलते, हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूल मतलब डे टू डे लाइफ में, पर साइंटिफिकली इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को कुछ बोलते हैं, एक प्रॉपर वर्ड है उसके लिए। नहीं आयंस नहीं बोलते, आयंस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल को। तो क्लास मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज द, नहीं नहीं वही तो, आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? द मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला यूनिट। तो क्लास ये NaCl का फॉर्मूला यूनिट है, हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल, तो भी रॉन्ग नहीं है वो बोलना मॉलिक्यूल, पर मोर साइंटिफिकली ये है NaCl का फॉर्मूला यूनिट। अगर मेरे पास होगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो ये है फॉर्मूला यूनिट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मेरे पास अगर होगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये होगा आपका, तो ये होगा आपका फॉर्मूला यूनिट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो नहीं नहीं सुना तो अभी सुन लो, क्या आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट। ठीक है जो भी है, तो क्या मेरे पास NaCl कितने मॉलिक्यूल थे? 6.022 10⁻23, तो Na राइट,
कौन सा NaCl इज सॉलिड। हाँ मतलब अभी क्या आपको क्या करना है, इसको इतना हीट सप्लाई करना है, इतना हीट सप्लाई करना है कि NaCl मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए, NaCl मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए, सॉलिड शुड बिकम लिक्विड, और बाद में और भी हीट सप्लाई करना है कि वो लिक्विड बाद में Na प्लस एंड Cl माइनस एक दूसरे सेपरेट हो जाए और क्या बन जाए, गैसियस आयन बन जाए, राइट। तो आप तब तक हीट सप्लाई कर रहे हो जब तक NaCl क्या नहीं बनता, Na प्लस गैसियस आयन एंड Cl माइनस गैसियस आयन, राइट। तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल थे NaCl के, 6.022 इंटू, सॉरी मॉलिक्यूल मतलब फॉर्मुलेट चलेगा, 23 थे आपके, इतने मॉलिक्यूल थे। और आपने क्या किया, इन सब मॉलिक्यूल को इतना हीट सप्लाई किया कि हर एक मॉलिक्यूल टूट के क्या बन गया, कटायन एंड अनायन, कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो क्लास इस प्रोसेस में, क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्पेशली फॉर डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट। तो क्लास इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस एंथैल्पी, कैपिटल एल सिंबल होता है, चलते इसको लैटिस एंथैल्पी। क्लास ये वैल्यू प्लस आएगा माइनस आएगा, यानी बड़ी प्लीज, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपका आंसर, ये आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा लैटिस एंथैल्पी का इस केस में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा। प्लस ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। NaCl को आप जब तक हीट नहीं करोगे बहुत स्ट्रांगली तब तक Na प्लस Cl माइनस नहीं बन रहा। तो आप NaCl को हीट सप्लाई कर रहे हो, आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो आयन बनाने के लिए। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट, प्रोसेस कॉल्ड एज NaCl सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाके कटायन आयन बनेगा, राइट। तो जब तक आप बाहर से हीट सप्लाई नहीं करोगे आपको Na प्लस Cl माइनस नहीं बनने वाला। तो प्लस ये क्या है, पॉजिटिव आएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। तो आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो प्लस लैटिस एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है। पर प्लस कुछ लोग लैटिस एंथैल्पी को उल्टा भी लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। समझो मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है सॉलिड, क्या बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आयनिक कंपाउंड है सॉलिड। कितने मॉलिक्यूल बनाने हैं मुझे, 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मुलेट मुझे बनाने किसके, मैग्नीशियम क्लोराइड के। तो क्लास में क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए बोलो, मुझे चाहिए मैग्नीशियम आयन, मेरे पास होना चाहिए मैग्नीशियम आयन कौन से सेट में, गैसियस सेट में, और मेरे पास होना चाहिए क्लोराइड आयन कौन से सेट में, गैसियस स्टेट में। तो प्लस क्या होगा, फिर ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, MgCl2। कितने बनने चाहिए, 1 मोल, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मुलेट बनने चाहिए। हाँ क्लास ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, cations and anions combine and form exothermic. Very good. Reason, all bond formation processes are exothermic process. दुनिया में जब भी बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कटायन एंड आयन, तो ऑल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो क्लास यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, क्लास क्या बोलूंगा उस एंथैल्पी को मैं, क्या बोलूंगा उस एंथैल्पी को मैं, क्यों, ओके हाउ मतलब हर्षद, हर्षल, व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब कोई भी दो, हाँ जब, ओके बॉन्ड क्यों बनाता है सिस्टम, स्टेबल बनने के लिए, अनस्टेबल बनने के लिए, बॉन्ड क्यों बनाता है कोई भी दो आइटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबल बनने के लिए, अनस्टेबल बनने के लिए, स्टेबल बनने के लिए। हाँ मोर द स्टेबिलिटी लेस द एनर्जी। तो जब कोई भी दो आइटम स्टेबल बनने के लिए बॉन्ड बनाएंगे तो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, लूज करेंगे, एंड दैट्स व्हाई प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ऑलवेज, ठीक है। एक्सो एक्सो एनर्जी हीट लूज होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे जो एनर्जी होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, और यहाँ पे इस केस में नेगेटिव है। तो आप लैटिस एंथैल्पी दो तरीके से डिस्कस कर सकते हो। क्या आप आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके आयन बना रहे हो, तो अगर आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके आयन बना रहे हो तो आप जो लैटिस एंथैल्पी आपको लोगे वो पॉजिटिव होगा। प्लस क्या आपके पास आयंस है गैसियस स्टेट में, क्या आप उनको कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बना रहे हो 1 मोल, तो क्लास वो लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव है। क्लास देखो दोनों भी, ये भी लैटिस एंथैल्पी है और ये भी लैटिस एंथैल्पी है NaCl के लिए। यहाँ पे NaCl को ब्रेक करके अपने Na प्लस और Cl माइनस बनाया, तो वहाँ पे आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ा। समझो ये एनर्जी था, सेफ रहेगा, मुझे मालूम नहीं है, समझो एनर्जी था
830 किलो जूल से फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है पर ढूंढना पड़ेगा। तो 830 किलो जूल समझो वैल्यू है, समझो। तो जब NaCl को तोड़ा आपने और कटान आयन बना गैसीय स्टेट में, तो आपको 830 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करना पड़ा। तो बाद आप अगर Na प्लस आयन तो Cl माइनस आयन लेके NaCl मॉलिक्यूल बनाओगे तो क्या होगा, 830 किलो जूल क्या होगा, रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो लैटिस एंथैल्पी आपके हिसाब से आपको उसको डिफाइन करना है कि आप आयनिक कंपाउंड को तोड़ के आयंस बना रहे हो या आयंस को कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बना रहे हो। तो अगर आप आयनिक कंपाउंड को तोड़ के आयंस बना रहे हो तो लैटिस एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, और आयंस को कंबाइन करके आयनिक कंपाउंड बना रहे हो तो लैटिस एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। तो लैटिस एंथैल्पी इज एज गुड एज enthalpy atomization, per class atomization is used for covalent compound and lattice enthalpy is used for ionic compound। इतना डिफरेंस है दोनों में। बुक में ये सब कुछ लिखा नहीं है, डिफरेंस कुछ भी, सीधा रेफरेंस लेके छोड़ दिया है। ओके क्लास, तो मुझे लगता है हम लोग अभी रुकते हैं, आगे का डेफिनेशन नेक्स्ट टाइम लेक्चर करेंगे। मुझे आपको जो भी क्वेश्चन पूछना पड़ा पूछ लो। और क्लास प्लीज पढ़ो, सबसे इम्पोर्टेंट, फटाफट सिलेबस आगे बढ़ रहा है, आप पढ़ोगे नहीं तो बाद में पछताओगे। यस स्टूडेंट्स, आपका डाउट्स? नो वन? सोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का नोट देखता हूँ मैं, ढूंढना पड़ेगा मुझे, वो बनाया है मैंने या वैसे थोड़ा नया उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, देखता हूँ मैं भेजता हूँ। ओके, शायद किसी का भी डाउट नहीं है। कमलेश सर? MBC सर कोई है? हाँ सर। हाँ सर। सर मैं